So, hello students. We are discussing history chapter nationalism in India, and in this chapter we have learned about Satyagraha movements and Raleigh Act concept. So today we will try to understand why non-cooperation. कोऑपरेशन का मतलब होता है एक दूसरे के साथ सहभागी होना, एक दूसरे को कोऑपरेट करके अपने कार्यों को करना। लेकिन नॉन लग गया है तो इसका मतलब कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपका सहयोग नहीं करेंगे। सो नॉन कोऑपरेशन का मतलब असहयोग आंदोलन। So in this video we will learn about the non-cooperation movement. In his famous book Hind Swaraj, Mahatma Gandhi declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians and have survived only because of this cooperation. So हमने शुरू में ही देखा था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल सिर्फ और सिर्फ इंडियन पीपल की वजह से ही सामने आया था। अगर पीपल्स एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते, उनको साथ नहीं जुड़ते, तो ये पॉसिबल नहीं था कि ब्रिटिश रूल्स हमारी कंट्री में अपनी जड़ें जमा सकता है। इंडियन हिस्ट्री को अगर हम पूरी तरह अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं 1857 से पहले का घटनाओं को, जो आपने ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा भी होगा, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उसमें आप एक बात आपने गौर जरूर की होगी कि ब्रिटिशर्स के साथ इंडियन आर्मी बहुत ज़्यादा थी और वही इंडियन आर्मी इंडियन के अगेंस्ट लड़ती थी। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडियंस के अंदर एक नमक हलाली की बात आती है कि हमने इनका नमक खाया है, सो हम इनके साथ रहेंगे, हम इनका साथ देंगे। तो इस तरह की भावनाएं जो पीपल्स के अंदर थी, वही कोऑपरेशन ही ब्रिटिश को सपोर्ट करता था, उनको स्ट्रेंथ देता था। और ये बात महात्मा गांधी ने भी अपनी हिंद स्वराज नाम की बुक में भी ये बात कही हुई है। तो इंडिया में जो ब्रिटिश रूल है वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से इंडियन के ही कोऑपरेशन से आगे बढ़ा था। अगर इंडियन कोऑपरेट ना करें, उनको मना करें, तो निश्चित है कि ब्रिटिश रूल्स हमारे कंट्री से हट जाएं। ये ऐसा महात्मा गांधी का मानना था और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकेम अ मूवमेंट? अब ये हम देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बन गया, महात्मा गांधी ने कैसे क्या किया जिसकी वजह से एक यह मूवमेंट के रूप में जाना जाने लगा। So Mahatma Gandhi proposed that the movement should unfold in stages. It should begin with the surrender of titles that the government awarded and a boycott of civil services, army, people, courts and legislative council, schools and foreign goods. अब देखिए, हम समझते हैं इसमें कि नॉन कोऑपरेशन का कॉन्सेप्ट क्या था। तो नॉन कोऑपरेशन का मेन कॉन्सेप्ट था कि जो भी गवर्नमेंट अवार्ड दे रही है, जो टाइटल दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उनको वापस कर दिया जाए। और जो सिविल सर्विसेज हैं, जो सिविल सर्विस में काम करने वाले लोग हैं, आर्मी है, पुलिस में काम करने वाले लोग, कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, स्कूल्स या फॉरेन गुड्स को, इनको पूरी तरह से बायकॉट करना। बायकॉट का मतलब उनको यूज करने से मना करना। दैट्स कॉल्ड द बायकॉट। Then in case of government use repression, a full disobedience campaign would be launched. अगर गवर्नमेंट इसको रिप्रेस कर रही है, इसको रोकने की कोशिश करती है, तो उस कंडीशन में सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च हुआ। थ्रू द समर ऑफ 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing popular support for the movement.
और इसमें महात्मा गांधी और शौकत अली ने 1920 के समर टाइमिंग में बहुत ही जगहों पे मूव किए और इस मोमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए उनको जोड़ने की कोशिश करते चली है। Many within Congress were however concerned about the proposals. कांग्रेस ने भी इसका प्रपोजल माना। They were reluctant to boycott the council elections. तो कांग्रेस ने सबसे पहला काम किया कि जो नवंबर 1920 में जो काउंसिल इलेक्शन होने वाली थी उसको उन्होंने बायकॉट कर दिया। उन्होंने इलेक्शंस को रोकने की कोशिश की थी और उन्होंने पूरी तरह से, उनको डर था कि कहीं इसमें भी किसी तरह का कोई वायोलेंस न आए। तो ये आपके सितंबर एंड दिसंबर के बीच में जो ये पूरा मंथ था ये कांग्रेस के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है। उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया और यहाँ पे वे बहुत ही सपोर्टर से मिलते, उनके यहाँ जाते, उनको आपस में जोड़ने की कोशिश भी करते थे। साथ ही साथ 1920 में दिसंबर 1920 में नागपुर में एक कांग्रेस स्टेशन होती है जिसे नागपुर कांग्रेस स्टेशन कहा जाता है। इसमें नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को एडॉप्ट करने की बात कही जाती है। अब हम इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमको समझने की कोशिश करनी है कि आपका ये जो मोमेंट है ये किस तरह से बंद हुआ, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, किन किन लोगों ने नॉन कोऑपरेशन की आइडिया को किन किन सोशल के द्वारा डिफरेंट किया गया था, हाउ दे आर इफेक्टेड बाय दिस वन। सो हम सबसे पहले समझते हैं कि नॉन कोऑपरेशन खिलाफ, अब एक चीज़ आप ही ध्यान देना है कि नॉन कोऑपरेशन के साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट भी चलता है। तो ये दोनों मूवमेंट्स एक साथ चलते हैं। इस मूवमेंट को सक्सेस बनाने के लिए तो 1920 तक पूरी तरह से, दिसंबर 1920 तक पूरी तरह से इसमें मेहनत की गई। कांग्रेस ने भी मेहनत किया, महात्मा गांधी ने भी मेहनत किया और फाइनली नागपुर सेशन में इस मूवमेंट को अडॉप्ट करने की बात कही गई और फाइनली नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, ये दोनों नाम एक साथ आते हैं। ये जनवरी 1921 में स्टार्ट किया जाता है। Various social groups participate in this movement is with its own specific aspiration. All of them responded to call of Swaraj, but the term meant different things to different people. कि इसमें बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था और उनका अपना एक अलग अलग एक पार्टिकुलर इंस्पायरेशन भी था। लेकिन भले ही इस मूवमेंट का मोटिव था स्वराज की वापसी या पूर्ण स्वराज की बात जो करते हैं, स्वराज की वापसी की बात की जाती है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए ये जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था वो अलग अलग था। हम सबसे पहले देखते हैं कि टाउन्स में इस मूवमेंट ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी। Movement started with middle class participation in the cities. Thousands of students left government controlled school and college. Headmaster and teacher resigned and last gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of non-Brahmins, felt that entering the council was one way gaining some power, something that usually only Brahmins had access to. टाउन्स में अगर हम बात करते हैं तो टाउन्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट्स के अंडर में जो स्कूल्स थी उनको उन्होंने लेफ़्ट कर दिया, कॉलेजेस को लेफ़्ट कर दिया, हेडमास्टर और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया,
लॉयर्स ने भी लीगल प्रैक्टिस बंद कर दी, इलेक्शंस को बायकॉट किए जाने लगे और ये सारी चीज़ें हर तरफ होने लगी। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के मामले में मद्रास था जो यहाँ पे सामने नहीं आया था। The effects of the non-cooperation of economic front were more dramatic. Foreign goods were boycotted, lacquer sought pickets, and foreign cloth burned in huge bonfires. So here the picket word को हम लोग समझते हैं, a form of demonstration of protest by which people blocked the entrance of a shop, factory or office. पिकेट का मतलब कि लोगों का ऐसा बचाव या एक अपने आप को बचाने का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग किसी शॉप के एंट्रेंस पे खड़े होकर उसको ब्लॉक कर दें, किसी फैक्ट्री के सामने खड़े होकर के उसको ब्लॉक कर दें, ऑफिसेस को ब्लॉक कर दें। सो दैट इज़ द पिकेट्स। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ये क्या था। सो नॉन कोऑपरेशन इकोनॉमिक फ्रांस के सामने यानी इकोनॉमिक लेवल पे बहुत ही ड्रामेटिक होने लगा। यहाँ पर फॉरेन गुड्स को बायकॉट किए जाने लगे, जो लिकर शॉप थी उनको ब्लॉक किए जाने लगे, उनके सामने खड़े होकर, उनकी फैक्ट्री के सामने, उनकी ऑफिसेस के सामने, शॉप्स के सामने खड़े होकर ब्लॉक करना शुरू किया गया। जो फॉरेन क्लॉथ्स थी उनको बड़ी मात्रा में जलाया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ halved between 1921 and 1922, its value dropping from 102 करोड़ to 57 करोड़। कि जो इम्पोर्ट था 1921 से 1922 के बीच में, फॉरेन क्लॉथ का जो इम्पोर्टिंग थी, जो 1921 में 102 थी और 1922 में 57 करोड़ हो गए। इसमें डिक्रीमेंट हुआ, जो कंट्री के लिए सही है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट अगर करते हैं तो सामान तो हम मंगा लेंगे, लेकिन हमारा जो वैल्यू है वो अदर कंट्रीज़ को चली जाती हैं। सो इम्पोर्ट, मैक्सिमम इम्पोर्ट जो होता है वो किसी भी कंट्री के लिए सही नहीं माना जाता है। सो ऐसा 1921 और 1922 के बीच में ड्रॉपिंग देखने को मिलती है इम्पोर्टिंग में। In many places, merchants and traders refuse to trade in foreign goods and finance foreign trade. कि आपकी कई जगहों पे मर्चेंट और ट्रेडर्स ने फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड के साथ उन्होंने वर्क करना मना कर दिया। तो ये आपका जो बायकॉट मूवमेंट था ये चारों तरफ फैलता चला गया। लोग डिस्कार्ड करने लगे कपड़ों को और इंडियन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली चीज़ ये कि उस समय तक हम सबको मालूम है कि आपका जो ब्रिटेन है वहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हो चुकी थी और उन्हें फैक्ट्रीज के थ्रू कम दाम में हमारे कपड़ों को बनाया जाता था, तो वो कपड़े हमारे सस्ते होते थे। लेकिन इंडिया में जो खादी के कपड़े बनाए जाते थे, जो कॉटन के कपड़े बनाए जाते थे, वह महंगे होते थे। तो एक्सपेंसिव चीज़ों को पुअर या मिडिल क्लास फैमिली सपोर्ट अफोर्ड नहीं कर पाती थी। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करती है कि वे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को अपोज करें या उनका साथ दें। तो कुछ समय तक तो ये चीज़ें चली, लेकिन कुछ समय के बाद लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझने लगे और कहीं ना कहीं टाउन्स एरिया में ये जो मोमेंट था वो धीरे धीरे कम पड़ता चला गया और लोग वापस अपने अपने वर्क में लगना शुरू कर दिए। बच्चे अपने स्कूल जाना शुरू किए, लॉयर्स अपना वर्क करना शुरू कर दिए थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि टाउन में शुरुआती दौर में तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन समय के साथ वो धीरे धीरे कम होता चला गया था। अब हम लोग देखते हैं कंट्री साइड, इट मीन्स आपकी जो विलेज एरिया थी उनमें क्या हाल था। तो हमारी कंट्री साइड में क्या था कि फ्रॉम द सिटीज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट
spread to the countryside. It drew into the fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of India in the year after the war. इसने बहुत सारी पीजेंट्स और जो जनजातियां थी उनको एक साथ लाने में हेल्प की और इन अवध पीजेंट्स वर लेड बाय बाबा रामचंद्र a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. कि अवध में पीजेंट्स का सपोर्ट किया था बाबा रामचंद्र ने जो एक सन्यासी थे और लेबर्स के लिए उन्होंने सामने एक फिजी एक महात्मा बनकर सामने आए थे. द मोमेंट हियर वॉज अगेंस्ट तालुकदार. हम समझने को थे तालुकदार. तालुकदार ऐसे लोगों को कहा गया था या ऐसे लोग थे जिन्हें ब्रिटिशर्स अपॉइंट करते थे टैक्सेस लेने के लिए. टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स जिन लोगों को अपॉइंट करते थे उनको तालुकदार कहा जाता था. तो इन्हीं तालुकदारों के अगेंस्ट अवध में पीजेंट्स ने रामचंद्र की लीडरशिप में अपना ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. साथ ही साथ लैंडलॉर्ड के भी अगेंस्ट था क्योंकि लैंडलॉर्ड और तालुकदार जो थे ये रेंट की डिमांड ज़्यादा करने लगे थे और नए नए तरीके की चीज़ों को सामने लाने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे अनहैप्पी थे बिकॉज दे वर द हेल्पलेस. Pigeons had to do beggar and work at landlord's farm without any payment. बेगार को हम लोग समझते हैं बेगार क्या है. Labor that village were forced to contribute without any payments. जैसे कुछ लोगों को अपने काम पे लगाना उनको वर्क कराना लेकिन उनको किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं देना. यानी उनसे वर्क तो हम निकाल रहे हैं लेकिन उनको हम किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं देंगे. तो लैंडलॉर्ड्स इस तरह के वर्क कराते थे लोगों से बिना किसी पेमेंट्स के. तो ये कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंट्री साइड है वहाँ पे पीजेंट्स का रिवॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है. सो द पीजेंट्स मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बायकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स. कि पीजेंट्स की सबसे बड़ी मांग थी कि रेवेन्यू का रिडक्शन हो. यानी जो लैंड पे जो रेवेन्यू देने की बात हो रही थी जो टैक्सेस अप्लाई थी लैंड पे उनको कम किया जाए, बेगार को ख़त्म किया जाए, सोशल बाइकॉट जो किया जा रहा है सामाजिक बहिष्कार है उसको भी ख़त्म किया जाए. जो और ये सारी चीज़ें लैंडलॉर्ड जरूर करते थे. इन मेनी प्लेसेस नाई धोबी बांध nine Dhobi bands were organized by panchayats to deprive landlord of the services of even barbers and washermen. कि बार्बर और वॉशरमैन को भी कि जो वर्क है वो लैंडलॉर्ड्स बेवजह में ना उठाएं. सो नाई धोबी बांस की भी चीज़ें देखने को मिलती हैं. इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the village in Awadh talking to the villagers and try to understand their grievances. कि जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध जाते हैं और वहाँ के लोगों की ग्रीवनेस उनके दुखड़े को सुनते हैं. बाय अक्टूबर द औध किशन सभा यानी औध किशन सभा वाज सेट अप headed by जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अ फ्यू अदर्स. और अक्टूबर तक
ओट्स किसान सभा ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसके हेड जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ और लोग भी उसमें शामिल थे। Within a month, over 300 branches had been set up in a village around the region. कि लगभग एक महीने के अंदर 300 ब्रांचेस विलेज में छोटे छोटे भागों में सेट कर दी गई. So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle. अब ये ऐसा इसलिए किया गया था कि जब भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स हमारा स्टार्ट हो किसी भी समय में या आने वाले समय में, तो उस समय कांग्रेस इन लोगों को अपने साथ जोड़ सके और अपने जो मूवमेंट्स हैं उसको आगे बढ़ा सके. The effort of the Congress was integrate the Awadh peasant struggle. So I already told कि wider struggle में अवध peasants को शामिल करना इनका सबसे बड़ा मकसद था. The peasant movements, however, developed in forms that the Congress leadership was unhappy with. So कहीं ना कहीं आपका जो peasant movement था ये हर तरफ तो फैल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा unhappiness थी. At the moment spread in 1920, the houses of talukdar and merchants were attacked. Bazaars were looted and grains board were taken over. कि अब इस मोमेंट को किस तरह से फैलाया गया, जब कैसे शुरू किया गया, तो इसमें सबसे पहले 1921 में इसको स्टार्ट किया जा रहा है और आगे बढ़ाया जाता है. तो इसमें सबसे पहले तालुकदार और मर्चेंट्स की घरों पे अटैक किए जाते हैं, बाज़ारों में लूटपाट की जाती है, ग्रेन बोर्ड्स हैं उनको हटा दिया जाता है. In many places, local leaders told peasants that Gandhi had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. कि बहुत सारी जगहों पे लोकल लीडर्स ये कहने लगे कि महात्मा गांधी ने ये डिक्लेयर किया है किसी तरह का कोई टैक्स पे नहीं करना है और जो लैंड्स एरिया है वह गरीबों में दोबारा से बांटी जाए. The name of the Mahatma Gandhi was being invoked to sanction all action and inspiration. महात्मा गांधी का नाम इसलिए यूज़ किया गया ताकि इन सारी एक्टिविटीज़ और इंस्पायरेशन को अच्छी तरीके से बढ़ाया जा सके. Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. अब महात्मा गांधी और स्वराज का जो आइडिया था ट्राइबल पेरेंट्स इनको अलग वे में लेने लगे. अब क्या इनका माइंडसेट था? इन द गुडन हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, फॉर इंस्टेंस, अ मिलियन गुरिल्ला मूवमेंट्स स्प्रेड इन अर्ली 1920, नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल दैट द कांग्रेस कुड अप्रूव. कि आपके आंध्र प्रदेश के गुडन हिल्स में बहुत ही ऐसे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट्स वहाँ पर देखने को मिलती हैं और ये देखा जाए तो सही मायने में वह उस तरह का स्ट्रगल नहीं था जैसा कि कांग्रेस मान सकती थी. Here, as in other forest regions, the colonial government had closed large forest area, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuel wood and the fruits. ऐसे बहुत सारे ऐसे फॉरेस्ट रीजन थी जहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपना एरिया बना रखा था और लोगों को अपनी कैटल्स के साथ अंदर आने से मना करती थी और फ्यूल वुड्स या फ्रूट्स को कलेक्ट करने से भी रोकती थी. दिस इनरेक्ट द हेल्प पीपल. हेल्प पीपल्स को भी इसने प्रभावित किया. नॉट ओनली वर देयर livelihoods affected, but they felt that their traditional rights were being damaged. उन्हें ऐसा लगता था कि वो उनकी लाइफ स्टाइल ही नहीं चेंज हुई है बल्कि उनकी पूरी जीवन शैली ही बदल गई हो.
उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स है उनमें चेंजेस आए हों, इस तरह की भावनाएं लोगों के माइंड में आने लगी। When the people begin forcing them to contribute bigger to road building, the hill people revolted. जब भी गवर्नमेंट बेकार कंट्रीब्यूशन की बात करती थी तो लोग उन गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हो जाते, उनको मना कर देते, नहीं होता था। The person who came to lead them was an interesting figure. कि जो पर्सन उनकी हेल्प करने के लिए, उनकी लीडिंग करने के लिए आया था, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। Alluri Sitaram Raju claimed that he had a variety of special powers. He could make correct astrological predictions and the hill people and the could survive even bullets. Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. So हम इन सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स जब भी उनको बेगार एक्सेप्ट करने की बात करती थी, कंट्रीब्यूट करने की बात करती थी, तो लोग उनके अगेंस्ट होते चले गए। जो लोग भी इनकी सहायता के लिए आते उनको कहीं ना कहीं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग अलग टाइप के फिगर होते थे। इसमें अल्लूरी सीताराम राजू, इन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि उनके पास स्पेशल पावर भी है बहुत सारी, और वे कई सारे एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और लोगों को प्रभावित भी कर सकते हैं। एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट, और वे अपने आप को बुलेट शॉट के थ्रू भी वहाँ पे अपना बचाव कर सकते हैं। इनमें से कहा जाए तो अल्लूरी सीतारमन राजू का जो थॉट था कि उनके अंदर एक स्पेशल पावर है, वो एक सुपरमैन है जो अपने आप को बुलेट शॉट से भी बचा सकते हैं, वो लोगों को बचा सकते हैं, वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो राजू है वह ट्राइबल्स के लिए एक गॉड फादर या इनकॉर्नेशन ऑफ गॉड बन जाता है, और वह महात्मा गांधी के नॉन कोऑपरेशन से प्रभावित भी होता है, खादी पहनना स्टार्ट कर देता है, और साथ ही साथ उसी समय कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कई लोगों को, सोसाइटी के कई लोगों को नॉन वायलेंस से बजाय वायलेंस की तरफ मूव कर देती हैं। सो इसमें सबसे पहला आपको मिलता है द गुडेन रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशन, कि गुडेन रिबेल्स पुलिस स्टेशन पे अटैक करती है और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल को मार डालती है। तो ये आपकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर जो स्वराज में आया था, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो राजू वॉज कैप्चर्ड एंड executed in 1924 and over this time began a folk hero. तो इस तरह से राजू को कैप्चर किया जाता है और उसी फॉक हीरो के रूप में देखने को मिलता है जब उसको 1924 में एग्जीक्यूट किया जाता है। So in next video we will try to understand Swaraj in plantation.